बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहली खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तुफ़ैल और हाज़िर अपने आज के इस लाइव सेशन में अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ, जिन्होंने पिछली बार हमें गुजरांवाला से जॉइन किया था और इस बार हमें कराची से जॉइन किया है। जिनका नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, राना ज़ाहिद तुर्की वाला। आज हम इनसे इनके नाम के हवाले से भी जानेंगे और स्पेशली इस हवाले से जानेंगे कि ये माशाल्लाह सर रेहान के स्टूडेंट बन चुके हैं। तो इस हवाले से भी जानेंगे कि उन्होंने सर से क्या सीखा, इनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई और वो किस तरीके से वो जो चीज़ें उन्होंने सीखी वो आगे शेयर कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी उनसे जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के पास चलते हैं और उनके बारे में उनसे जानना शुरू करते हैं। उनके पास जाने से पहले मैं बताऊँ कि दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। चलते अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के पास और उनके बारे में उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फैल भाई, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाओ, आप कैसी हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस लाइव सेशन में आए और स्पेशली आपने चाहा कि आप कुछ शेयर करें जो चीज़ें आपने सीखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं एक अरसा दराज से देख रहा हूँ, जब से मैंने सर के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ कि आप माशाल्लाह इंटरव्यूज़ कर रहे हो और बड़े एक्टिव इंटरव्यूअर हो। तो अल्लाह पाक इसी तरह आपको सेहत भी दे, आपके इल्म में भी इजाफा करे। तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके रूबरू हूँ। जी सर। बहुत शुक्रिया। राणा जाहिद भाई, आप सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे नाजरीन को और अपनी जो नाम है तुर्की वाला इस हवाले से भी थोड़ा बताएं उनको, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज होंगे कि चलो एक का नाम इंटरव्यू वाला रख दिया, दूसरे का नाम वीडियो वाला हो गया, जैसे अहमद भाई है उसमें। हम्म। तो हाँ इसका नाम जी। आपका नाम तुर्की वाला है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इस हवाले से, तो इस हवाले से भी बताएं। जी, मैं फ़ैलर्स करता हूँ, लेकिन यार उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह जितने भी इंटरव्यूअर हैं ना हमारे, आप सबसे क्यूट हो उनमें से और मुझे बहुत प्यारे लगते हो पर्सनली। और क्योंकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह आपके हम उम्र या करीब-करीब ही है, तो वो भी ज़ाहिर है, मैं उसे भी देखता हूँ, आपको भी। तो आप मुझे बहुत क्यूट और जितने भी इंटरव्यूअर हैं, सुन लें कि ये सबसे मासूम और प्यारे हैं मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपको देख के। और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। जी, मैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ और इन दिनों सर रेहान अल्लाह वाला साहब के पास इधर कराची में आया हूँ उनसे सीखने के लिए। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। जैसे तो फैल भाई ने पूछा कि तुर्की वाला कैसे? तुर्की वाला इसलिए कि जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि तुफैल इंटरव्यू वाला लिखा है, तो यानी कि मैं तुर्की वाला और मेरे साथ ही इस वक्त एक दोस्त बैठे हैं जो कि अहमद वीडियो वाला है। तो सर का जो मिशन है ना, ये खुद सर अल्लाह वाला है। तो जो इनका मिशन है उसमें कोई ना कोई वाला होता है। तो जो आपकी नीश है, जो आपका एम है, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, वो वाला है। जैसे एक छोटी-सी मिसाल अगर मैं देता चलूँ, कोई भी चीज़ अगर आप रोड पे जा रहे हो तो देखते हैं खुदा ना ख़ास्ता किसी ने कोई गलती की या कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाए, तो आप कहते हो जी, वो कल्टस वाला आया और उसने कोरोला वाले को ऐसे किया। वाले से मुराद जो उसके पास होता है, ठीक है? इसी तरह हम अगर बात करें कि यार किसी फ़िल्म का ज़िक्र करें, यार ये कौन-सा बंदा है? यार वो फलाँ फ़िल्म वाला, कौन से वाला? वो मिशन इम्पॉसिबल वाला नहीं, टॉम क्रूज़। अच्छा, अच्छा, वो वाला। तो वाला यानी कि क्या है मेरे नज़दीक वाला होता है आपका मिशन जो आपने करना होता है। वाला वो चीज़ है कि जिसमें आपको कह लें कि आपको मालूमात है। वाला जिसमें आप माहिर हो, ये वाला है। और सर रेहान अल्लाह वाला साहब हर वाले को, हर बंदे को यही कहते हैं कि वो क्या कर सकता है, कितने वाला है और फिर उसको उसी हिसाब से वो वाला बना देते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, इमरान इम्पैक्ट वाला, एक दोस्त है नवीद हुनर वाला। तो ये सारे माशाल्लाह अपने-अपने काम और नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह बंदे नचीज़ को नाम मिला राना ज़ाहिद तुर्की वाला। और तुर्की वाला क्यों मिला कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इलीगल सफ़र किया था तुर्की की तरफ। तो यहाँ से बाय रोड, बाय बस गया था मैं तुर्की। तो जिसमें चलना भी पड़ा था काफ़ी ज़्यादा वो। इसके अलावा मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं, उनको इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, रिकॉर्ड करवाया मैंने। तो ये बात तो ख़ैर अब हो गई पुरानी। अक्सर ज़्यादातर लोग जानते भी हैं बेशतर। तो ये थी मेरी वजह शोहरत, जो कि मुझे तुर्की वाला मेरे नाम के साथ ला गया। और ये ऐसे ही नहीं इसमें एक और चीज़ थी कि
मुझे जब मैं पाकिस्तान पहुंचा था ना, तो मुझे एक तलाश थी कि यार पाकिस्तानी इलीगल जो है ना बहुत ज़्यादा है उधर, और ज़्यादातर रवाज भी यही था, और हम रवाज को बड़ा फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने ना कुछ ऐसा करना है कि पाकिस्तानी को अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हमें तो बड़ी ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान को मैं अर्ज़ कर रहूँगा। तो किस चीज़ की ज़रूरत है जनाब? अवेयरनेस की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है कि यार डेंकी के अलावा भी बाई एयर भी बंदा जा सकता है लीगल तरीके से। तो मैंने उधर ही बस ना कह लें कि अहद किया दिल में, और वादा किया कि पाकिस्तान जाके कुछ करना है। तो जब इधर पाकिस्तान आया, 1 साल तो खामोशी रहा, कुछ समझ ना आए, नज़र ना आए, क्योंकि जैसे ही मैं आया साथ ही कोरोना भी आ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ही ले आया हूँ कोरोना, क्योंकि मैं फरवरी के महीने में आया और दूसरे में और तीसरे में कोरोना आ चुका था। तो फिर उसके बाद नहीं कोई मैनेज हो सका मुझसे। फिर इसी तरह करते करते एक चीज़ सर रेहान अल्लाह वाला साहब भी कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ का जब इरादा कर लेते हो ना, तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमने सर से सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये कहने की डेफिनेशन है कि जब आप इरादा कर लेते हो और उस चीज़ का होना शुरू हो जाता है, और इसमें जो असबाब हैं वो भी कुछ ज़रूरी नहीं है, आपने जो इरादा किया ना, यही काफ़ी है। तो ये मेरा इरादा था। मैं इंटरनेट पे सर्च करता रहता था कि यार क्या हो, किस तरह ऑनलाइन अर्निंग हो, किस तरह मैं सीखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अपना भी मसला तालीम की कमी का, दूसरा सीखना भी है, ऑनलाइन भी करना है, क्योंकि फिजिकली तो कुछ हो नहीं था, अंदर हमें बंद किया हुआ है, फौज आ गई हुई थी। तो मैं वो भी चाह रहा था। फिर इसी तरह खुलासा कलाम ये है कि करते करते मैंने देखा कि यार कुछ हो नहीं रहा। सब ऑनलाइन अर्निंग के बड़े बड़े मशवरे देते हैं, लेकिन बताते नहीं कि आगे क्या करना है। यानी कि हमें ना वही जैसे सर कहते हैं कि धक्का मारना पड़ता है, धक्के वाली कौम है। तो फिर इसी तरह करते करते किसी तरह सर से मेरी यानी जान पहचान हुई। मैंने इन्हें देखा कि यार इनका तो जो तरीकाकार है सिखाने का, ये बड़ा मुनफरद है, क्योंकि हर बंदा जो है ना इसी तरह करता है कि सिर्फ आगाही देते हैं, लेकिन बाकी मामलात जो हम उनको जानते नहीं, हमें हमारे पास उनका नंबर नहीं, हमें उनकी फेसबुक आईडी नहीं मिलती, ये भी आपने देखा होगा। तो खैर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? सही। तो इसी तरह तुफैल ये चीज़ें देखने में आई, और क्योंकि मेरे अंदर वो जलन थी, वो तकलीफ थी कि मेरे पाकिस्तानी तुर्की में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मैंने उनकी मदद करनी है हर हाल में। तो फिर मुझे ना सर रेहान अल्लाह वाला मिल ही गए। तो क्योंकि मैं बेचैन था, बेकरार था इनसे मिलने को, तो बस एक मौका बना। इनके बेटे की शादी आ गई। इन्होंने लिखा हुआ था दावत आम है, मैंने कहा फिर मैं तो सबसे पहले पहुंच गया। मैं उधर पहुंचा, मुलाकात की। इन्होंने भी देखा कि बंदा आया कोई नया, बातचीत हुई। तो इन्होंने पूछा, मैंने बताया जी मैं गुजरांवाला से आया हूँ। सिर्फ इसी काम आया हो? मैंने कहा इसी काम आया हूँ। फिर उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, मोहब्बत की जनाब। पहले मुझे 2-3 लोग दिए कि इसकी बात सुनो भाई, गाने की बात सुनो। वो कोई कोई कहे इधर आ जराना साहब, कोई के इधर। लेकिन उन्होंने भी कोई समझाने की कोशिश की, समझ नहीं आई। फिर मैंने सर से मैं इजाज़त लेने लगा, सर मैं जाना चाहता हूँ। सर ने कहा मसला हल हुआ? मैंने कहा नहीं। इन्होंने उसी वक्त जनाब अपना कैमरा निकाला और सीधा मेरी तरफ करके इंटरव्यू शुरू कर दिया। मेरी सांस फूलने लगी कि यार कैमरे का रुख मेरी तरफ है, ये तो कह लें कि कलेशनकोफ से कम नहीं। तो फिर सर के सामने, जिन्हें मैं कभी यूट्यूब पे देखा करता था, और एक साइड पे बैठ के कभी सोचा करता था कि इनसे मुलाकात भी कभी होगी कि नहीं, वो मेरे सामने और कैमरा मेरी तरफ किए हुए। मैंने फिर सारी बातें कर दी कि सर मैं ये चाहता हूँ। सर ने पूछा कि वो कोई अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या चाहोगे? मैंने कहा चाहने की क्या बात है, एक तो ये कि आपका शागिर्द होने का मुझे मौका मिल जाए, और दूसरी ये चीज़ है कि जो पाकिस्तानी इल्लीगल है तुर्की में, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कुछ ऐसा कि उनके लिए आसानी हो, उनको अवेयरनेस मिले, और ये जो डेंकी लगाना कहते हैं तो ख्याल उसको कि जो हम इल्लीगल जाते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो। तो सर ने फिर कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे को काम दिया करने को। तो वो क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, इंटरनेट का बड़ा मसला था। नहीं हुआ। आपको भी याद होगा जब मैंने आपको पहला इंटरव्यू दिया, तो उस वक्त एक तीसरी मंजिल पे चढ़ के कबूतरों वाला खुदा था, उसके साथ बैठ के मैंने आपको इंटरव्यू दिया कि सिग्नल ही नहीं थे आ रहे। तो इसी तरह उमर जानी है, उनको मैंने इंटरव्यू दिया खेतों में जाके। तो मैं कहूँ यार ये इस तरह तो काम नहीं ना होता, ऑनलाइन काम होता है अंदर बैठ के। तो मैंने भी इंटरव्यूज करने थे, खैर वो ना हो सका। तो फिर इसी तरह सर ने मुझे वो चीज़ देखते हुए ना, मुझे फिर रेहान हेल्प सेंटर बना के दिया। रेहान हेल्प सेंटर इनके काफ़ी सारे यानी कि मामला देखते हैं, लेकिन जो मेरे पास है रेहान हेल्प सेंटर, वो तुर्की वाला के मामले मामला उनमें मैं देखता हूँ।
जो तुर्की के मुतल्लिक हैं, वो सारी तफसीलात मैं लोगों को देता हूँ। तुर्की के जो भी लोग परेशान हैं, उनको दलासे से लेके उनकी मदद की जाती है, उनको इल्म दिया जाता है कि अब आपने यहाँ रहते हुए अपनी अर्निंग में इजाफ़ा कैसे करना है, और यहाँ रहते हुए अब आपने या तो आप वापस आ जाएँ, हम आपको इधर काम सिखाते हैं ताकि आप इधर अच्छा रोज़गार कमा सको। या अगर आपने उधर ही रहना तो उधर रह के आप बेहतर तरीके से कैसे कमा सकते हो। ये तो था तो फ़ैल मेरा इंट्रोडक्शन कि मैं किस तरह सर से मिला, किस तरह मैंने उनके आगे अपना आइडिया जो है ना उन्हें पेश किया कि सर मैं ये चाहता हूँ। तो उनकी बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ी कोई मोहब्बत की दलील नहीं हो सकती मेरे नज़दीक कि उन्होंने मेरे इस आइडिया को सराहा, और मेरी बेचैनी देखते हुए, बेकरारी देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हेल्थ सेंटर तुम्हें बना के देते हैं। उन्होंने बना के भी दिया। तो ये थी यहाँ तक बात। जी। जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताया। अच्छा, मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब सर का कोई स्टूडेंट बनता है तो सर उनसे पहले ये कहते हैं कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है या मेरे जो आपको सिखाने के तरीके हैं वो थोड़ा मुश्किल है, यानी आपको वो सख्त लगेगा। तो आपको अपने अंदर बर्दाश्त सकती होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब सर ने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, यानी सर आप सर के स्टूडेंट बने, तो आपको ऐसा लगा कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, और आपने बीच में मतलब इसे चाहोगे कि यार मैं छोड़ देता हूँ, या मतलब मोस्ट लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर कोई तरीका मुश्किल लगे तो वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लायक ही नहीं, या हम काम कर नहीं सकते। तो आपको किस तरह लगा, आपने इस सिचुएशन को किस तरह फेस किया? ज़बरदस्त तुफ़ैल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और माशाल्लाह मेरा तो ये ख़्याल था कि आप सिर्फ़ इंटरव्यूअर हो, आप तो सर को पूरी तरह से फ़ॉलो करते हो, उन पे रिसर्च भी करते हो, यानी उनके बारे में जानते हो सारी बात। तो मैं तो ख़ैर बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया, मैं वो ऐड करूँ। फिर जब मैं आ गया वापस तो मैं ना 2-3 माह मुझे करने के लिए कुछ नहीं था इंटरनेट की वज़ह से। फिर एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि एक पोस्ट लगी, सर ने कहा बाय बाय कराची और वेलकम टू यानी हेलो फैसलाबाद और लाहौर। मैं फिर उसी चक्कर में, तो मैं चूँकि इनसे मिलने के लिए बड़ा बेकरार था, तो जैसे ही ये सर लाहौर आए मैं पहुँच गया, मुलाकात की, और इन्होंने देखा कि फिर इसी काम आए हो? मैंने कहा जी इसी काम आया हूँ, और कोई काम नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बड़ी इन्होंने मोहब्बत फरमाई, इन्होंने कहा देख लीजिए असल में ना दीवाना पहचाना जाता है हज़ारों में। तो ज़ाहिर है ये दूरंदेश हैं, दूर तक देखते हैं, सोचते हैं। तो इन्होंने देख लिया कि तुर्की वाला ना बेचैन है, तो इसने बस नहीं बाज आना। इन्होंने मुझे काम दिया कि जो सबसे पहला काम होता है कि चलो लोगों से, जैसे वो आप भी इंटरव्यू में अभी शुरू कह रहे थे कि कनेक्टिंग पीपल, इनका काम है कि लोगों को मिलवाना। आज अगर आप इधर कहाँ के हो आप, बलूचिस्तान के? नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, नौशहरा से। खैबर पख्तूनख्वा से, हाँ, वो जानी इस तरफ का है बलूचिस्तान का, मेरे ख्याल में उमर जानी। तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर वो मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया है, या मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, तो ये सर का ही कमाल है कि कनेक्टिंग पीपल, लोगों को जोड़ना। तो इन्होंने मुझसे कहा कि लोगों के साथ सेल्फियाँ लो। हालाँकि मर्द थे, मेरे हाथ काँप रहे थे, घबराहट हो रही, और मैं अपने आप को बड़ा हीरो समझता था कि मुझसे ज़्यादा होशियार कौन, ये भी वो काम है। तो वाक़ई वो काम होता है, सेल्फी लेना किसी के साथ। फिर मर्दों के साथ जब सेल्फी ली तो सर ने कहा अच्छा कमाल कर दिया, जाओ अब खवातीन के साथ भी सेल्फी लो। मैंने कहा मैं और खवातीन के साथ? तो उन्होंने कहा हाँ लेनी है। तो वो भी ली वो जनाब, फिर ऐसे-ऐसे हाथ काँपते थे, दोनों हाथों से पकड़ के जनाब सेल्फी ली मैंने, तो कुछ बेहतर हुआ। तो मैंने कहा यार ये सर क्या करवा रहे हैं मुझसे, ये इम्तिहान शुरू हो गया मेरा अभी। तो यानी कि वो सेल्फी लेने के बाद मुझे लगा कि पहले वाली और आखिरी वाली में मैंने देखा कि पहले वाली जनाब ब्लर सी हुई हुई है ऐसे, तो एंड वाली जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी उसी में फर्क। फिर उन्होंने मुझे क्योंकि सारे लोग जा रहे थे, मैंने सारी बात सुनी इनकी, रिकॉर्ड भी की। सब जा रहे थे, फिर उन्होंने मुझे जनाब उधर रुकने को, मैं उधर ही रुका रहा, खाना भी खिलाया। मेरा एक उधर यूट्यूबर आया हुआ था एक टैफ टीवी के नाम से, अताउर रहमान, उससे मेरा इंटरव्यू भी करवाया। अपना भी एक इनका पर्सनल वीडियो एडिटर है, और सबसे पुराना वही है मोहम्मद आरिफ, उनसे मेरा इंटरव्यू करवाया। यानी कि मेरा जो कह लें कि उधर ही काम शुरू हो गया कि ये मुझे जो ना जो सबक था उधर से मिलना शुरू हो गया। फिर यार ये हुआ कि मैं इनके साथ, इन्होंने मुझे फिर मोहब्बत मज़ीद फरमाई कि मुझे रात रुकने को कहा, मैं रुका। रुकने के बाद फिर इस तरह हुआ कि इनके साथ मैं सफ़र पे चला गया। तो वो सफ़र मैंने फिर इनके साथ किया 1 माह का, तो ख़ैर।
और मैं अपनी किस्मत पे बड़ा नाज भी करता हूँ और उधर भी करता था कि यार लोग तो इनके साथ सेल्फी लेने के लिए नहीं देखते, कुछ भी लोगों को फलांगते हुए आ जाते हैं, और ये मेरे रूबरू बैठे हैं, मुझे यकीन ही ना हो। और मैं कहूँ कि मैं कभी वही बात के इन्हें यूट्यूब पे देखा करता था और यही कहता था कभी एक मुलाकात हो जाए ना, कभी एक सेल्फी हो जाए तो मजा आ जाए। तो अल्लाह ने करम किया कि मेरे साथ थे। फिर ये बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। देखो अल्लाह ने कैसा फजल किया। फिर सर हाँ ना, मैंने बताया कि जी मेरा एक बेटा है, तो वो भी जो है ना आपको देखता है तो मिलना चाहता है। सर ने फौरन हाँ कर दी ना। मुझे यकीन ही ना है कि इतनी जल्दी मांगे सर तो सर फिर बकायदा मेरे घर गए। ठीक है, मेरे बेटे से मिले, मेरे बच्चों से मिले। तो मेरा बेटे को भी यकीन ना है कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर सर ने मेरे बेटे को मोबाइल भी गिफ्ट किया, और फिर उधर से हम आगे चले गए शुमाली इलाका जाट की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। तो मेरी जो दरसगाह थी ना उधर ही ओपन हो गई। जगह जगह पे कदम कदम पे मुझे सीखने को मिला, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैं अपने आप को बड़ा सलीकामंद समझता था। मैं समझता था कि जो मुझे पता है किसी को भी नहीं पता, मुझसे ज़्यादा कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास। तो फिर मुझे इनके साथ बैठ के लगा कि नहीं बेटा, तुम हर मामले में ज़ीरो हो। तुम जो ड्राइविंग का अपना एक्सपीरियंस लिए फिरते हो, तुम जो अपनी सलीकामंदी लिए फिरते हो, तुम कहते हो ये कि ये वो इनके सामने ना कुछ भी नहीं है। तो फिर जो तुफैल एक चीज़ बड़ी मज़े की कि गुजरांवाला का बंदा हो, राजपूत हो, और जनाब गाड़ी चला रहा हो, तो वो तो आपने सुना होगा कि राणा या कारां थे या अखबारां थे, या कार पे होता है या अखबार पे होता है। तो इस तरह का माहौल था अपना। तो इन्होंने सबसे पहले जो मेरे अंदर तब्दीली लाई वो ये थी कि हॉर्न नहीं बजाना गाड़ी चलाते हुए, और तहम्मुल मिजाजी से गाड़ी चलानी है। बस बेचैन नहीं होना, अगर किसी ने आपको कोई साइड करवा भी दी है, तंग भी किया, तो बस अपने आप को संभालो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हॉर्न नहीं बजाना रोड पे चलते हुए, तो गाड़ी कैसे चलेगी। इन्होंने कहा चलेगी, तुम हॉर्न नहीं बजाना कुछ भी हो जाए। मैंने कभी अल्लाह का हुक्म थे, मेरा तो धीमा भी नहीं हुआ हुआ। चल पड़े जनाब। मैंने सफर किया, एक दिन दो दिन हारन नहीं बजाना, ओए होए मेरे दिल पे जो छुरियां चले कि हारन क्यों नहीं बजाना। तो खैर सफर होता गया, मैं चलता गया, लेकिन उसके जो फायदे मुझे मिले, उससे मेरे अंदर वाकई एक सब्र आया, एक बर्दाश्त आई। उससे जो मैं बेचैन हो जाता था कि यार हारन भी बजाना और बिला जरूरत ही। हारन मैंने गलती से एक दो दफा बजा दिया, लेकिन सर ने महसूस किया कि आदतन हो गया इससे। और एक दो दफा ऐसा हुआ कि कोई गाड़ी रुकी है तो वो पीछे की तरफ आ रही है, ड्राइवर को पता ही नहीं, तो उससे खबरदार करने के लिए मैंने बजाया। वरना बिला जरूरत हारन नहीं बजाया मैंने। तो सर ने कहा जरूरत से भी ना बजाओ, छोड़ दो। तो यार ये बाहर से काम सी बात है। मैं सुनने वाले भी कुछ दोस्त कह रहे होंगे ये क्या बात की, ये कौन सी बात शुरू कर दी। हारन ही है ना एक, लेकिन यकीन करें हारन ना बजाना ये बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट है। और इसके बाद मैं अपनी बाइक पे हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं हारन नहीं बजाता। हारन बजा के आप बेसब्री का इजहार कर रहे होते हो, आप बेसब्र हो चुके होते हो जनाब, और बर्दाश्त खत्म हुई होती है आप में। तो इस तरह बर्दाश्त आती है, इस तरह हौसला आता है, टॉलरेंट आता है आपके अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। उसके अलावा यार वो जो सफ़र था उसमें मैं देखता हूँ कि सर क्या देखते हैं, क्योंकि चीज़ देखना भी का भी एक अंदाज होता है। सर देख रहे हैं जनाब चीज़ों को, और जो लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल में से हल निकाल रहे हैं। और हम जो थे जनाब ऐसे बंदे हैं कि हम हल हुआ भी होता था उसमें से मसला निकाल देते। तो ये इंसान की सोच होती है। हम आज तक कहते यही रहे हैं कि यार कोरोना आ गया अब तो बचे ही कुछ, रहा ही कुछ नहीं। हाँ? मैंने इनको ये कहते हुए सुना कि कोरोना से बड़ी क्या, लेकिन हिम्मत ही कोई नहीं। सोच का अंदाज है ना हर इंसान का, कि कोई किस तरह सोचता है किस तरह। तो कुछ लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि वाई मी, जिंदगी से उन्हें बड़े गिले होते हैं, वाई मी। और कुछ होते हैं सर की तरह, वो कहते हैं ट्राई मी। तो फर्क वाई मी और ट्राई मी वाला है कि आपके सोचने का अंदाज क्या है, आप क्या सोचते हो। तो ख्याल इसी तरह जैसे जैसे सफर हुआ, गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर जनाब बड़ी सारी तब्दीलियां। और फिर सर बात भी करते थे मुझसे, और मुझे कहते थे अच्छा, जब कोई अच्छी लग जानी तो सर ने कहना चलो मैं ज़रा वॉशरूम से होके आ रहा हूँ, मेरे आते तक तुम वीडियो बनाओ, लाइव कर दो। अब लाइव और मैं कर दूँ सर, ये कैसे हो सकता है। मैं कर दो कर दो कर दो। तो जनाब मैंने उधर से लाइव कर देना, और जो मुझे आना मैंने उल्टा सीधा बोल देना कि बस बोल दो किसी तरह, जो भी है। तो अक्सर यही मसला होता है, सर कुछ बताएं तो सही सर, ये वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम रही मुझे। फिर आगे सर ने सैर भी बड़ी करवाई,
और जहाँ भी जाता था जनाब के ये डिजिटल तीर आ गए क्योंकि हमने तीर देखे हैं लोगों के, वो दूसरे दम दरूद वाले और तस्बीहें जनाब चल रही हैं ये वो, लेकिन ये तीर हैं जनाब पेंट शर्ट क्लीन शेव वाले और डिजिटल तीर ये लैपटॉप निकालते हैं, ये जनाब यानी कि लोगों की मदद करते हैं दूसरी तरह। तो यकीन जाने के बड़ा ही मज़ा आया कि यार क्या बात है, जहाँ भी जाओ लोग पहले ही स्टैंड बाय होते हैं। कुछ लोगों ने तो ख़ैर यकीन करो, तुम्हें हैरानगी होगी कि सर को बताया भी नहीं और आगे से कमरे बुक करें कि रेहान साहब इस तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हो बात? मैं खुद हैरान और बाद में कहा सर आप अभी तक पहुंचे नहीं। कहाँ? यहाँ। नहीं अभी तो रास्ते में हमने कमरे बुक करवाए हैं। सर ने कहा आपसे किसने कह रही है? तो लोगों की मोहब्बत का आलम देखो कि पहले से एडवांस बुकिंग हुई हुई है कि सर आए और उन्हें परेशानी ना हो। तो इस सारी इज्जत का कोई मकसद था, कोई वजह थी कि उन्हें वाकई सर से अकीदत है, मोहब्बत है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर तब्दीलियाँ आ रही थी, वो ज़ाहिर है वो मुझसे पहले से जानते हैं सर को, तो उनमें वो ऑलरेडी आ चुकी थी और कदरदानी भी आ चुकी थी कि किसी की कदर किस तरह करते हैं। तो ख़ैर आगे आगे फिर मैं देखता हूँ कि होता क्या है कि जनाब वो ड्राइविंग वाला मेरा मसला हल हो चुका था और बड़ा अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए ये बाइश शरफ़ है कि मैंने तकरीबन 1 माह मुसलसल सर के साथ गाड़ी चलाई है। मुकम्मल तौर पे मैं चला के गया, चला के लेके आया। मेरे तजुर्बे में और भी इज़ाफ़ा हुआ और वो जो मैं कहता था आई हैव 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, तो वो बढ़ के कह लो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया। वो 15 का तो रहा ही नहीं, वो 30 का हो गया। तो ख़ैर आगे मैं क्या देखता हूँ कि यार उधर सर जो भी चीज़ देख रहे हैं, उसी में से कह रहे हैं कि इसमें ये कारोबार हो सकता है, इसमें ये कारोबार हो सकता है, इसमें ये कारोबार हो सकता है। मैं इस चीज़ पे हैरान था कि यार किस तरह हो सकता है? जो इधर के मकीन हैं उनको नहीं पता हो सकता है, सर को हर चीज़ का पता है। और लोग आ रहे हैं दूर-दूर से दम करवाने के लिए कि सर ये हमने किया, इसका क्या हो सकता है? जो भी कोई बंदा आ रहा है सर बिला ताख़ीर 1 सेकंड का वक़्फ़ा दिए बगैर शुरू हो जाते थे। जी, इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं 1 को देख, 2 को देख, मैंने कहा चलें कोई 2-4 तो चीज़ें इनको पता होंगी, अब हर चीज़ का ही पता है। तो जो भी बंदा आता था फ़ैल लेके जाता था और सर उसके मोबाइल से भी लाइव करवाते थे, अपने मोबाइल से भी लाइव करते थे, उसको प्रमोट भी करते थे, जी ये इनका काम है, इनको कॉन्टैक्ट करें, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ थी कि ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। फिर यहीं भी जहाँ भी गए हैं ना, एक तो मेरी कह लें कि सैरो-सयाहत हमने की, वीडियोज़ बनाई और मुझे बड़ा मौका मिला कि मैंने सर के लिए वीडियोज़ भी बनाई, फ़ोटोज़ भी ली और काफ़ी हद तक मेरा हाथ भी साफ़ हुआ। और सर ने मुझे फ्री हैंड किया हुआ था कि तुम जहाँ से चाहो शूट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने मेरी तस्वीर भी सर को फिर पसंद आई। फिर उन्होंने मेरी ये चीज़ देखते हुए मुझे अपनी पेज का एडमिन भी बना दिया। मज़ीद में मेरे लिए कह लें कि इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात थी। तो उधर फिर मुझे कदम-कदम पे सीखने का मौका मिला। उनका देखना, बैठना, चलना, वो मुकम्मल तौर पे मेरे लिए रहनुमाई था। और वो जो सबसे ज़्यादा मेरे अंदर आया है ना, सब्र आया है, मेरे अंदर हौसला आया है, बेचैनी मेरी बेकरारी कम हुई है। तो ख़ैर इस तरह करते-करते हम गिलगित पहुँचे, गिलगित में भी लोग आ गए, उनको भी गाइड किया, आगे पहुँचे, उधर से भी जनाब हमने लोगों को बड़ा गाइड किया सर ने। एक यहाँ चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी कि मेरा ख़्याल था कि मम्मी-डैडी जो लोग हैं ना पढ़े-लिखे पैंट शर्ट वाले सर उनके पीर हैं। जब हम उधर गए स्कर्दू में तो उधर क्या देखता हूँ कि जो इतनी-इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलवी हैं और जो तस्वीर खिंचवाने से भी कहते हैं कैमरा बंद करें जी, कैमरा बंद करें। वो वीडियो बनवा रहे हैं। क्यों? कि सर ने उन्हें आगाही दी कि असल में हम दुनिया से पीछे रह जाएँगे कि अगर हमने ये काम ना किया। अगर हमने ये वाला मामलात ना सँभाले कि आपका जुम्मे का खुतबा सिर्फ़ चंद लोग ही क्यों सुनते हैं? पूरी दुनिया क्यों नहीं सुनती? है कि नहीं बात ज़बरदस्त होना भी चाहिए कि पूरी दुनिया सुने। तो इस तरह फिर सर ने उन्हें मोबाइल्स भी गिफ्ट किए, उन्होंने लिए भी, मैंने इन हाथों से जनाब लोगों के फ़ेसबुकें बनाई, जीमेल बनाई, उन लोगों की जो कहते थे, इससे बड़ा तो शैतान काम ही कोई नहीं, मोबाइल का जेब में होना। तो उनको यानी समझ आई कि हाँ, तो फिर एक और चीज़ सर ने जो समझाई लोगों को और मेरी भी समझ में आई कि यार पूरी दुनिया का काफ़िर अमीर है। आ जाके हमारे मुल्क का मौलवी ही गरीब होना है। हाँ? इसकी क्या वजह है? क्या वो अल्लाह की इबादत नहीं करता? हालाँकि मौलवी सबसे ज़्यादा करता है। मसला ये है तो ख़ैर कि हम वक़्त के साथ नहीं चल रहे, टेक्नोलॉजी से पीछे रह गए। ठीक है?
और टेक्नोलॉजी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ा हथियार। अब अगर हम कहें कि सहाबा कराम ने तलवार से जिहाद किया था, हम तलवारों पे ही रहें और तलवारें लेके आ जाएं, और एक बंदा सामने से काफर आए और उसने कलाशन को पकड़ी हो, हैं, तो उसने तो करीब भी नहीं आने दे रहा, और एक अकेला ही काफर जो है सारे मुजाहिद हमारे शहीद कर सकते हैं। तो हमें भी वक्त के साथ साथ तब्दील होने की जरूरत थी। तो फिर सर ने उनको समझाया जनाब ये मोबाइल के बारे में, और इसके फायदे बताए, यूट्यूब से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हो। उन्होंने एक और मिसाल दी कि आप कितने पैसे लेते हो बच्चों को पढ़ाने के महाना, तो यकीन करो तो फैल कोई 6,000 ले रहा है, कोई सबसे ज्यादा जो ले रहा है वो 10,000 ले रहा है। तो सर ने कहा अमेरिका में जो मुसलमान है आप उनको मोबाइल पे पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, 10,000 रुपए की बजाय तुम $10,000 लो यार। हैं? अपनी आमदनी में इजाफा करो। मिशन तो उनका यही है ना, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करना। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, हमारे बीच हैं, सिर्फ हमें पता नहीं कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये आगाही उनको दी। उन उन दोस्तों ने फिर तस्वीरें भी खिंचवाई और मेहमान नवाजी भी बड़ी की। बहुत ज्यादा मिलनसार लोग हैं उधर के। तो बड़े बड़े जो उलमा कराम थे, फिर उधर हम गए मुख्तलिफ जगह पे। उधर यानी कि जो यतीम बच्चे थे उनके भी स्कूलों में चक्कर लगाए, और जहाँ भी गए हैं लोगों को सर ने यकीन जाने मोबाइल दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं, और सिर्फ इसलिए दिए हैं कि इधर भी तालीम आम हो, इधर भी जो है ना लोग बच्चे पढ़ें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करें। तो उलमा कराम के अंदर ये काफ़ी अवेयरनेस पैदा हुई। अब वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब वही उलमा कराम डिजिटल डिजिटल लिटरेसी का कोर्स भी कर रहे हैं। वही उलमा कराम जनाब दीन को समझ भी रहे हैं और दीन फैला भी रहे हैं। इस तरह से, इसी तरह से जनाब मोबाइल के जरिए एक दोस्त हैं वो हमें मिले, आप भी शायद जानते हो, उनका नाम है मोहम्मद इखलाक। यानी कि मोहम्मद इखलाक वाला। उनको इखलाक वाला नाम इसलिए दे दिया कि वो सारी हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की इखलाक के जो मुतल्लक हैं, वो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो है ही मुकम्मल तौर पे इखलाक इखलाक के मुतल्लक वो बात करते हैं कि नबी का इखलाक ऐसा है, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इखलाक से बात करते थे। तो सर ने फिर उन्हें एक मकसद दे दिया कि आप इखलाक वाले बन जाओ, और जितनी भी अहादीस हैं आप इस तरह करो। तो मैं क्या देखता हूँ, पिछले दिनों उन्होंने अपने जुम्मे का खुतबा लाइव किया हुआ है, जो भी वो बयान कर रहे हैं, तो बड़ा दिल खुश हुआ यार, वाकई तब्दीली आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और ये होनी भी चाहिए। तो फिलहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो गई। आप जी अगला कुछ सवाल है तो करें। जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया, और ख़ासकर जो मेरा क्वेश्चन था वो नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से था कि किस तरह के लोग वहाँ पे, लोगों में अवेयरनेस थी या नहीं थी, यानी मतलब उनको शौक था इन चीज़ों का या नहीं था, वो भी आपने माशाल्लाह क्लियर कर दिया खुद ही। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए, जो चीज़ें आपने सीखी, आपके अंदर चेंजिंग आई, यानी देखिए आप खुद को पहले देखिए, हम्म। 2 साल पहले देखिए और अब देखिए कि आप किस तरह हैं। तो जो चीज़ें आपने सीखी है वो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, और किस तरीके से सिखाना चाहते हैं? हाँ तो फिलहाल चेंजिंग यार बहुत सारी आई है। सबसे पहले तो जब शुमाली इलाका जात में था, तो उधर तो मैंने उससे पहले ही बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। जो मेरी फेसबुक आईडी है उस पर अभी भी एक बड़ी मूछों वाली तस्वीर है, और सर मेरे साथ ही खड़े हैं। तो अब मैं जब इधर पहुंचा हूँ तो सर ने सबसे पहले तो कहा कि अपनी जो मूछें हैं ना ये सही करो। तो सही करने से मुराद, मैंने कहा कि यार सही है सारी, इस तरह ये देखेंगे, उन्होंने कहा नहीं सही करो। तो बड़ा अजीब लगा, और दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया है। और दिल पे पत्थर रख के जनाब मैंने वो मूछें खैर सेट करवाई, और मूछें उतरवाई बल्कि। और उतरवाने के बाद जो मेरे अंदर तब्दीली है, पहले दिन वैसे मैं रोया भी था कि ये क्या कर दिया, मेरे अंदर का राजपूत गायब कर दिया। तो वो असल में ना हम फंसे हैं कबीलों में। आप तो पठान हो, आप तो ज्यादा जानते हो यूसुफ जई और मलाला जई और ये वो क्या होते हैं कबीले आपके। तो इन चीजों में हम घिरे हुए हैं। तो सर ने कहा आप निकलो इन चीजों से, बाहर आओ, बाहर की दुनिया देखो। तो इससे बड़ी मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आई। यानी कि वो जो मुझे गुस्सा ज्यादा आता था ना कि हम ये और हम वो हम से तब्दील हो के ना, वो कह लें कि अब खत्म हो गया। काफी इसमें फर्क आया मुझे। और जो सीखने की बात है वो इधर ये है कि इधर भी देखो मेरी मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग चल रही है। अहमद वीडियो वाला जो साथ है मैंने बैठे, इनकी भी। और हम इधर सीख रहे हैं मुकम्मल तौर पे। हमें मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, हमें मुख्तलिफ काम करने को मिलते हैं, और कुछ तबीयत से मिल रहे होते हैं और कुछ तबीयत से नहीं मिल रहे होते।
तो आपने सवाल किया था, उसका भी जवाब अधूरा ही रह गया। आपने कहा था कि सर की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल और ये वो। असल में मुश्किल नहीं होती, होता ये है कि हम वो चाहते हैं जो हमें चाहिए होता है। हम ये चाह रहे होते हैं कि जी हमारी तबीयत ऐसी है, तो ऐसा ही हो, हमारी तबीयत के खिलाफ कुछ ना हो। तो जब तबीयत के खिलाफ कुछ होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जी मुझसे पूछा कि वाक़ई चेंज होना चाहते हो? हालाँकि उन्हें पता है कि तुर्की चेंज होना चाहता है। तो मैंने कहा जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर हल चलाऊँगा। और हल से क्या होता है? मैंने कहा हल से ये होता है कि ज़मीन टुकड़े-टुकड़े हो जाती है, टूट-फूट का शिकार हो जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तो अभी जनाब ट्रेनिंग शुरू है, हमारे ऊपर हल चल रहा है। कुछ समझ आती हैं चीज़ें, उनमें मज़ा आता है, और जो नहीं आती वो तबीयत पे थोड़ी-सी लगती हैं, यार ये क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये वो। और फिर 1-2 दिन जब गुज़रता है तो बाद में पता चलता है हाँ यार इसके तो ये फ़ायदे थे। तो हमें उस वक़्त क्यों नहीं समझ आया? तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे तो ख़ैर हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हम सीख रहे हैं। और अगर मैं इधर तक सर रेहान अल्लाहवाला साहब ने मुझे मौका दिया है अपने पास बुला के सिखाने का, तो ये उनकी मोहब्बत है। और चूँकि मैं सीखना भी चाह रहा था, तो ख़ैर एक और चीज़ ऐड करूँ यार कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर बड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ़ यूट्यूब तक ही हैं। कोई ऐसा इदारा ही नहीं नज़र आता कि जो आम आदमी, मैं अपने गाँव की बात करूँगा यार, कि कोई आम आदमी को कोई आगे लेके आए, और जो मेरी तरह पढ़े लिखे है ही नहीं या कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कभी किसी ने कुछ किया तो मुझे बता दो। मुझे इनके अलावा कोई नहीं नज़र आया। मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी फ्रेंड लिस्टों को ताले लगाए होते हैं, ऐसा ही होता है ना? और ये कहते हैं कि मेरे दोस्त चुरा लो, सारे ही आपके हैं। पूरे का पूरा सेटअप जो इन्होंने 30 सालों में बनाया है, ये आपके आगे रख देते हैं। किस तरह रख देते हैं यार? इतने दलेर आदमी, इतने जीदार आदमी। हुँ? तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। तो ख़ैर रोज़ाना यार हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। अहमद वीडियो वाला साथ है, इनसे मैं थोड़ा-सा कह रहा हूँ कि मुझे वीडियो भी सिखा दो। वो भी सीख रहा हूँ। उसके अलावा जितने भी इधर बंदे हैं, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई किसी तरह को ऐप बनाते हैं, तो वो सारे यकीन जाने मैं इधरों किसी से पूछूँ, वो हर बंदा मुझे सिखाने के लिए तैयार है। हर वक़्त वो उनसे कोई भी सवाल करें, तो वो मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं, "जी, हम हाज़िर हैं, आप पूछिए तो सही, आप पूछिए तो सही।" तो इस तरह का माहौल कहीं भी नहीं मिलता। तो जो सर से मैंने सीखा है, एक चीज़ वो कहते हैं कि जो बेटा सीख के आए हो, वो लोगों को बताओ, आगे सिखाओ। मैं कहता हूँ, "सर वो किस तरह?" "अरे यार, जो तुमने सीखा है यूट्यूब पे डाल दो, वीडियो बना दो।" तो "सर वीडियो कैसे बनाऊँ? वीडियो तो मुझे अभी सही बनानी नहीं आती।" "अच्छा, सही नहीं आती?" तो सर कहते हैं, "अब सही के चक्कर में तुम कितने ज़िंदगी के साल ज़ाया किए?" मैंने कहा, "जी, 35-36 साल ही ज़ाया कर दिए मैंने तो अपनी ज़िंदगी के।" तो उन्होंने कहा कि अगर सही बनाने के चक्कर में तुम गलत भी ना बनाओगे, तो इस तरह नहीं होता। गलत बनती है, गलत ही बना दो। वो 8-10 वीडियो के बाद खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। आज देखो, आपने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज मुझ में है वो मैं आपको बता दूँ एक और, कि लोगों के लिए आपके साथ बात करना 20-25 मिनट बड़े उनकी जान पे बनी होती है और पूरे नहीं हो रहे होते। ऐसा होता है कि नहीं तो ख़ैर? तो मुझ मेरे अंदर जो चेंज आया, जो सर ने मुझे बेबाकी कह लो या दलेरी कह लो, जो मेरे अंदर आई है, ये जो मुझे कैमरे का खौफ खत्म हुआ है, ये जो मैं रवानगी से आपसे बात कर रहा हूँ, एक आम सा आदमी गाँव में रहने वाला, मज़दूरी करने वाला, बेटा वो इस तरह बात नहीं कर सकता। तो अगर कर सकता है तो ये सर ने आप समझो कि किस तरह मेहनत की होगी, क्या किया होगा, ठीक है? 34-35 मिनट होने को हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना अल्फ़ाज़ ख़त्म है और ना ही मुझे कोई कैमरे का डर है, ना ही मुझे किसी चीज़ का खौफ़ है। तो अक्सर लोग ये चीज़ देख के पहला सवाल करते हैं, आपकी तालीम कितनी है? तो मैं कहता हूँ ये तो ना ही पूछो तो अच्छा है, तालीम पे तो बात ही ना करो। तो ये उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर लाई, हॉर्न का ना बजाना, मेरे अंदर हौसला आया, मेरे अंदर वो तोहम परस्ती, वो बरादरी की जो हम करते हैं कि हम पठान हैं, हम जनाब राजपूत हैं, हम जिनभूत हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म की, ठीक है? तो इससे बड़ा फ़र्क आया है तो ख़ैर। तो बात को मैं उसी तरफ लेके जाता हूँ कि ये जो खौफ था ना मेरा, ये ख़त्म हुआ है। हर चीज़ को अच्छे तरीके से अब समझ भी आती है, करता हूँ, और एक और चीज़ सीख रहा हूँ कि जी चीज़ों को देखते किस तरह हैं, परेशानियों में से हल किस तरह निकालते हैं। और जब मैं इस वक़्त जहाँ आज खड़ा हूँ, सर से अभी थोड़ा-सा वक़्त मिला है सीखने को, तो मुझे पता चल गया कि किस तरह परेशानियों को हल किया जाता है। लेकिन इससे पहले जब मैं देखता हूँ कि मैं तो जो हल हुई होती थी चीज़ें, उनमें से परेशानियाँ निकाल लेता था कि ये हो गया, वो हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि
बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, और अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद भी तब्दीलियाँ आएँगी, कि एक दिन आएगा कि आप देखोगे कि ये वही राना तुर्की वाला है, जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से सारे काम कर सकता है। जी, तो ख़ैर। कुछ सीखने को मिला होगा। और खासकर जो लोग सर के सीखने के लिए सर कहते हैं कि मेरा तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल है, मोस्टली लोग उनको छोड़ देते हैं बीच में। तो मैं एक उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी इन बातों को सुन के कोशिश करेंगे कि वापस आए और सर से सीखें। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं आपसे आखिर में गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं आप उनको एक लास्ट मैसेज दे दें, ताकि हम भी उस मैसेज के बाद सेशन को एंड कर सही। तो ख़ैर थोड़ा-सा कोई इंटरनेट का मसला हो रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो? सकें। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ख़ैर मुझे नहीं थी आ रही। आपने आपने शायद पूछा कि आखिर पे कोई पैगाम दे दें, यही कहा शायद आपने? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ख़ैर पैगाम ये है कि मैं जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि बेटा, टाइम की कदर करो। वक़्त जो है ना, ये बड़ी अनमोल चीज़ है। कहते हैं ना कि सबको अ, वक़्त मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, और बाद में ज़िंदगी नहीं मिलती कि इंसान वक़्त बदल ले। इस तरह नहीं होता। जो अल्लाह पाक ने आपको वक़्त दिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अपनी ज़िंदगी में आप जो है ना स्किल लेके आओ, हुनरमंद बनाओ। जैसे सर कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। जब आप वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप महँगे बिकते हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है। तो जनाब, ये है कि अपने वक़्त की कदर करें, अपने आप को पहचानें, अपने होने को पहचानें कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। और एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट बनाएँ। टारगेट के बगैर तो ख़ैर बेटा कामयाबी नहीं मिलती। टारगेट आपका बना हो कि हाँ, मैंने यहाँ तक जाना है, मैंने ये सफ़र करना है, तो फिर इंसान उसके लिए रवाना होता है, फिर उसके लिए प्लानिंग करता है। मिसाल के तौर पे आप अभी निकलते हो, तो आप इस्लामाबाद का अगर इरादा करते हो, तो जब तक आप इस्लामाबाद पहुँच नहीं जाते, आपके ज़हन में बार-बार वो बात गर्दिश करती है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। और जब तक आप पहुँच नहीं जाते, तब तक आपको चैन नहीं आता, क्योंकि वो आपने टारगेट बना लिया होता है। तो नौजवानों को टारगेट बनाना चाहिए, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी उनका मकसद है ज़िंदगी में। टारगेट बनाएँ और अपनी मंज़िल की तरफ रमा-दमा हो जाएँ। और यही बात आखिर में एक और ऐड कर दूँ कि सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरुआत एक कदम से होती है। जी, तो ख़ैर। जी बहुत ज़बरदस्त। और इसी के साथ साथ आखिर में एक बार फिर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस लाइव सेशन में हमसे अपनी जो आपकी नॉलेज है वो शेयर की। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, तो ख़ैर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अपने नाज़रीन को बताओ कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और लाइव सेशन में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।